नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरों के साथ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। एनपीएस अकाउंट अब पहले से ज्यादा सुरक्षित बनेगा। पीएफआरडीए ने सीआरए सिस्टम में लॉगिन करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एनपीएस अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लागू कर दिया है। सीआरए सिस्टम में लॉगिन करने के लिए अब सदस्यों को आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना होगा। इस कदम का मकसद सब्सक्राइबर्स की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। अभी ये नया लॉगिन प्रोसेस अंडर डेवलपमेंट है। 1 अप्रैल 2024 से इसके लाइव होने की उम्मीद है। भ्रष्टाचार कानून के तहत जांच एजेंसियां अब बैंक अधिकारियों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकेंगी। भ्रष्टाचार के मामलों में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने के लिए बैंकों के संगठन इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल के अध्यक्ष सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर डीसी जैन होंगे। ये पैनल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से निपटने के लिए रणनीति और रूपरेखा तैयार करने में बैंकों की मदद करेगा। ओल्ड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसे देखते हुए सरकार अब इसे और आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय स्क्रैप पॉलिसी को आकर्षक बनाने के लिए इसमें कई अन्य लाभ जोड़ने पर चर्चा कर रहा है। नई स्क्रैप पॉलिसी को नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जा सकता है। मौजूदा स्क्रैप पॉलिसी में ज्यादा इंसेंटिव न मिलने के कारण वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप के बजाय ग्रामीण बाजारों में बेचने को प्राथमिकता दे रहे हैं। सड़क मंत्रालय ने लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैलिडिटी 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने अपने सारथी पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के चलते ऐसा किया है। 31 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक सारथी पोर्टल में डिस्टर्बेंस रहा था। ऐसे में आवेदकों को लाइसेंस संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इसे देखते हुए ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैध माना जाएगा। भारत में इस साल कर्मचारियों की सैलरी में 9.5% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ये 2023 की वास्तविक वेतन वृद्धि 9.7% से थोड़ा कम है। वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी एऑन पीएलसी के सालाना वेतन वृद्धि और कारोबार सर्वे के मुताबिक 2022 में उच्च वेतन वृद्धि के बाद भारत में वेतन वृद्धि 10% से कम पर स्थिर हो गई है। सर्वे में करीब 45 उद्योगों की 1414 कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। HDFC लाइफ ने विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए एक नई कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरू की है। इसके लिए प्रीमियम का भुगतान अमेरिकी डॉलर में करना होगा। कंपनी का कहना है कि वैश्विक छात्र स्वास्थ्य सेवा योजना 12 से 40 आयु वर्ग के उन छात्रों के लिए है जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में छात्रों को $30 लाख तक का कवरेज मिलेगा। ब्रिटेन और कनाडा के चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए भारत में प्रैक्टिस कर सकेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शीर्ष संस्था ICAI ने सरकार को ये प्रस्ताव दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि प्रस्ताव को पारस्परिक आधार पर सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ब्रिटेन और कनाडा में प्रैक्टिस करने की अनुमति मिल सके। ये पहली बार होगा जब किसी देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न अब भारत में सस्ते और अनब्रांडेड प्रोडक्ट बेचेगी। सस्ते और अनब्रांडेड उत्पाद बेचने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म अमेज़न बाजार को लॉन्च किया गया है। अमेज़न भारत में अपनी ग्रोथ के लिए अब छोटे ग्राहकों को टारगेट कर रही है। इस सेगमेंट में सॉफ्ट बैंक के निवेश वाली मीशो और फ्लिपकार्ट की शॉप्सी पहले से ही मौजूद हैं। छोटे ग्राहकों को और टियर 3 व टियर 4 मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लो प्राइस प्लेटफॉर्म अजियो स्ट्रीट लाने की तैयारी में जुटी है। फ्लिपकार्ट क्विक कॉमर्स सेगमेंट में उतरने के लिए डंजो को खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। सौदे में डंजो की ओनरशिप स्ट्रक्चर का पेच फंसा हुआ है। रिलायंस के पास डंजो की 26% हिस्सेदारी है। डंजो को खरीदने के लिए टाटा और जोमेटो ने भी बातचीत करी है। डंजो की मौजूदा हालत अच्छी नहीं है। कंपनी को फंड जुटाने में परेशानी आ रही है। यहाँ तक कि कंपनी के पास स्टाफ को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस साल जून जुलाई तक नियमों का ड्राफ्ट जारी होगा। सरकार एआई नियमन ढांचे के ड्राफ्ट पर काम कर रही है। सरकार का इरादा आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए एआई का उपयोग करना और इसके संभावित जोखिम और नुकसान का समाधान करना है। सरकार एआई की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करेगी और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए उपाय भी करेगी। अमेरिका से भारत में सेब का निर्यात पिछले साल की तुलना में 16 गुना बढ़ा है। अमेरिकी उत्पादों पर 2019 में लगाए गए 20% प्रतिशोधात्मक शुल्क को हटाने के बाद ये निर्यात बढ़ा है। भारत में इस साल वाशिंगटन सेब की करीब 10 लाख पेटी आई हैं, जो पिछले साल की तुलना में 16 गुना ज़्यादा है। सेब पर आयात शुल्क में 20% की वृद्धि के कारण वाशिंगटन सेब के आयात में गिरावट आई थी। इसका फायदा घरेलू सेब उत्पादकों को मिला था, लेकिन अब विदेशी सेब की आवक बढ़ने से हिमाचल और कश्मीर के सेब उत्पादकों को नुकसान होगा। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।